हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है और उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी और जो वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया है उसका बेसिकली फायदा क्या होगा, ठीक है, या उसका नुकसान क्या होगा। तो हम दोनों ही बातें करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पेशेंस बनाओ। 20 से 21 स्लाइड है, सारी स्लाइड को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ध्यान से, जब भी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करते हैं तो जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसको लेके अभी कैबिनेट ने अपना एक ऑर्डिनेंस मूव किया और उसमें का जो गवर्नमेंट है उसने कुछ कमोडिटीज को यहाँ से डीरेगुलेट कर दिया। मतलब उसके ऊपर से अपना कंट्रोल क्या करा, देखो जब रेगुलेशन वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है। जब डीरेगुलेट लगा दिया मतलब गवर्नमेंट ने उससे अपना रेगुलेशन थोड़ा सा क्या कर लिया, हटा दिया, मार्केट को छोड़ दिया, थोड़ा मार्केट आए। इसके लिए ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलती है, ठीक है ना, और उस समय अगर देश में कोई बहुत जरूरी चीज है और उसके लिए कोई अगर लॉ बनाना है तो जो है ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। अब ये पॉलिटी का चैप्टर है तो पॉलिटी के सीरीज में आप देख लेना कि ऑर्डिनेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है। बाकी मैं पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस, बट यू हैव टू बी रिमेंबर ओनली फुट नोट कि देखो गवर्नमेंट हमेशा चलती है, पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलती है और पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। अब मान लो कि पार्लियामेंट जो है रेसेस में है, छुट्टी में है और उसी समय गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाए कि लॉ बनाना है, तो उस समय जो है जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू क्या निकालती है, ऑर्डिनेंस निकालती है और वो ऑर्डिनेंस वही लीगैलिटी रखता है जो पार्लियामेंट से बना हुआ एक लॉ रखता है। तो ये बात याद रखना। अब जैसे कि आपको बता दें कि जो ये अमेंडमेंट है बेसिकली, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसमें एक नया जो उसका जो सेक्शन 3 है उसमें एक नया सब सेक्शन 1A जोड़ा गया और उस 1A के तहत क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर फूड स्टफ है, ठीक है ना, वहां से अपने रेगुलेशन को थोड़ा सा डीरेगुलेट किया है। ठीक है, डीरेगुलेट क्यों किया है उसके बारे में हम अभी आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब देखते हैं ध्यान से कि पहली बात तो हम ये बात समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इसेंशियल कमोडिटीज, कि इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो इसका कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के शेड्यूल में जो कमोडिटी सेंटर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेके कि ये प्याज जो है इसेंशियल कमोडिटी है तो उसको मान लिया जाएगा कि ये इसेंशियल कमोडिटी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को उसमें ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और स्टेट गवर्नमेंट से क्या करके, सलाह लेके। तो आपको ये भी बात याद रखनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात याद रखना कि इसेंशियल कमोडिटीज में किसी कमोडिटी को ऐड करना या रिमूव करने का जो राइट है वो किसके पास है। तो बेसिकली उसका सिंपल सा आंसर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेती है, सलाह लेती है। आज जो है बेसिकली एट प्रेजेंट जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसका जो शेड्यूल है उसमें 9 जो कमोडिटी हैं वो इसेंशियल हैं और अभी 2020 में दो और नई कमोडिटीज को भी इसेंशियल कमोडिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है मास्क और दूसरा है सैनिटाइजर। और मास्क और सैनिटाइजर को क्यों डिक्लेयर किया है बेसिकली आपको बता दे, वो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, कि मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर इज अ इसेंशियल कमोडिटी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द एक्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 तो पहले से है, 9 का नाम लिखा हुआ है, पीडीएफ मैंने सारे ग्रुप में भेज दिया था। अब आपका काम है कि क्या बोलते हैं उस पीडीएफ को अपना डाउनलोड करना, अपना वहां से पढ़ना, ठीक है। अब जो है दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटीज क्यों करार देती है। इसलिए करार देती है ताकि उस कमोडिटी के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर और उसके स्टॉक लिमिट पर वो एक कंट्रोल रख सके, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि भाई कंट्रोल अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो सब मैटर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि इतने ब्लैक मार्केटिंग और इतने होर्डिंग आपके देश में होती है, ठीक है ना, कि पूछो मत। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अगर ओनियन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है ना, तो मान लो इस समय ओनियन का सीजन चल रहा है तो जितने कोल्ड स्टोर वाले हैं, जितने क्या बोलते हैं होर्डिंग वाले हैं, वो आपसे सस्ते दाम में, किसान से सस्ते दाम में प्याज खरीद लेते हैं और कोल्ड स्टोर में क्या कर देते हैं, उसको होर्डिंग कर देते हैं।
अब जब उनको ये पता चलता है कि अब मार्केट में प्याज की डिमांड इंक्रीज कर रही है, अब लॉ ऑफ डिमांड तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब कभी भी प्राइस इंक्रीज करेगी तो जो डिमांड है वो कम होता है, और जब कभी भी प्राइस डिक्रीज करती है डिमांड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब प्याज का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो होर्डिंग और जो होर्डिंग करके लोग रखे हैं वो थोड़ा थोड़ा मार्केट में प्याज निकालेंगे और प्याज का दाम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए किसी भी कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटीज करार देने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट उस कमोडिटी के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या करती है, और उसके स्टॉक लिमिट के ऊपर अपना क्या रखती है, कंट्रोल रखती है। अब दूसरे नंबर पर यह प्रश्न उठता है, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द गवर्नमेंट इंपोज स्टॉक लिमिट्स, कि कैसे और किस, क्या और कैसे गवर्नमेंट जो है किस सर्कमस्टेंसेज में बेसिकली स्टॉक लिमिट डिसाइड करती है। अब स्टॉक क्यों बनाया जाता है, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। अब मान लो कि आपके घर में टंकी का पानी आ रहा है, ठीक है ना, और लाइट आ गई, तो आपने टंकी से क्या कर लिया, पानी भर लिया, स्टॉक बना लिया। अब मान लो कि 2 दिन लाइट नहीं आई, तो आपके टंकी में पानी है ना, अब आप टोटी खोल के अपना पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। मान लो आपके देश में झगड़ा, किसी देश इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो गया, सूखा पड़ गया, है ना, और ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से प्राइस राइज कर गया, या किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस समय आपके पास स्टॉक तो होना चाहिए ना, नहीं तो प्राइस ट्रिगर हो जाएगा ना। जो लोग रखे हैं अपने पास, वो जितना प्राइस आपसे मांगेंगे आपको उतना प्राइस देना पड़ेगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो क्या करती है कि एक स्टॉक लिमिट डिसाइड करती है। बेसिकली अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द गवर्नमेंट इंपोजेज स्टॉक लिमिट, ठीक है, तो उसका आंसर आप एक ही क्लिक करेंगे, प्राइस ट्रिगरिंग के लिए, कि प्राइस ट्रिगर ना हो, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, समझ में आया, इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट डिसाइड करती है। क्योंकि गवर्नमेंट इज इक्वल टू पब्लिक होता है, गवर्नमेंट का काम होता है बेसिकली कि भाई पब्लिक के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही वो किसी कमोडिटी को इसेंशियल कमोडिटीज क्या कर रही है, डिक्लेयर कर रही है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, so why was an amendment needed in the Essential Commodities Act? Everything is here copied and paste, once again I said it, कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो कॉपी पेस्ट हैं, एंड एवरीथिंग इज कॉपीड एंड पेस्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। कोई अपना बात नहीं बता रहा हूँ, अपना बात मैं बस एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूँ। तो सो रीड बिटवीन द लाइंस, बी पेशेंट, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं पेशेंस नहीं रखोगे तो हर चीज जय हिंद जय भारत हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेशेंस नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे, समझ में आएगी नहीं है। ऑनलाइन में पेशेंस, ऑनलाइन में तो और ज़्यादा पेशेंस बनाने की जरूरत है। पता चला आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया आई लव यू, ठीक है ना, पहुंच गए उधर, आई लव यू टू, पप्पी दो, किस करो, उसमें चले जाओगे, ठीक है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो डिसिप्लिन इज़ वेरी रिक्वायर्ड, कि आपको खुद सोचना है कि बैठ के हम भैया डिसिप्लिन में है। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, दूसरी दुनिया में आप घुस गए। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी रिक्वायर्ड इन ऑनलाइन स्टडी। वैसे तो जीवन में ही सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है, बट ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। पाताल लोक आ गई है, समझ में आएगी नहीं, पता नहीं क्या क्या सीरीज आ गई है, आप घुस गए उसमें, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। अच्छा, अब ये बात होती है कि गवर्नमेंट ने इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड क्यों किया, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कभी भी हम लॉ बनाते हैं, अब मान लो 1950 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स कर दिया। आज कौन सा ईयर है, 2020 है। ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी एंड्रॉइड फोन से जो है आंदोलन कर रहे थे उस समय, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन अलग थी, समझ में आएगी नहीं है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए ये कानून बनाया गया था। आज सिचुएशन अलग है, तो जब आज सिचुएशन अलग है तो भाई इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि भाई अगर जरूरत पड़ रही है तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करो, नहीं जरूरत पड़े तो मत ऐड करो। तो भाई द सिचुएशन ऑफ द 1950 इज अ वन पोल एंड द सिचुएशन ऑफ द 2020 इज अ सेकेंड पोल। तो उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। संसार का नियम है परिवर्तन, तो संविधान का, कानून का भी नियम है परिवर्तन। हर चीज का परिवर्तन होना जरूरी है ना, परिवर्तन नहीं होगा तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। इसलिए हर चीज का परिवर्तन जरूरी है।
तो जब हमने ये कानून उस समय बनाया था तो भैया हमारे पास जो है स्कैरसिटी थी फूड स्टफ्स की, ठीक है। अभी नया नया आज़ाद हुए थे तो कुछ था नहीं हमारे पास, वी आर जस्ट भूखा एंड नंगा एट दैट टाइम, ठीक है। तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट, तो हम इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाहर से चीज़ें मंगाते थे। तो उस समय हम क्या करते थे कि तब हम मंगाते थे। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है, और आज के सिनेरियो में भी देखो कहानी देखो। अब आज के सिनेरियो में अगर हमारे पास एक्सेस फूड ग्रेन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आर नोट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शोड दैट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज इंक्रीज बाय 10 times ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस हैज इंक्रीज मोर देन 4 times, ठीक है ना। अगेन इंडिया हैज नाउ बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि हमारे पास जब एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन है, ठीक है ना, तो हम उसमें कुछ चेंज करें ना, जरूरी है ना वो चेंज करना, नहीं चेंज करेंगे तो भाई सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और अगर दूसरे नंबर पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन होने के बाद वी डोंट हैव अ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज, कि हमारे पास स्टोरेज की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है। एफसीआई के गोदाम में जो है अनाज सड़ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे, और ये जो सिचुएशन है होर्डिंग वालों और ब्लैक मार्केटिंग वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो, समझ में आया कि नहीं आया, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बने, समझ में आया कि नहीं आया, तो मार्केट में लोग आए, थोड़ा फार्मर्स को भी फायदा हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है इसमें अमेंडमेंट किया। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आपको पता होगा जनवरी से लेके मार्च तक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द देर आर द 4 क्वार्टर, ठीक है ना, 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मतलब दारू वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूँ इकोनॉमी में क्वार्टर, है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो अगर मैं जनवरी से मार्च तक की बात करूं तो केवल एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा जिसका जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में रहा, बाकी जितने भी सेक्टर हैं सब जय हिंद जय भारत हो गए। सोचो, समझ में आएगी नहीं है कि ओनली एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर who is in acceleration position while other sector are on deacceleration position। बाकी जो बचे थे रेस्ट ऑफ द डीएक्सिलरेटेड सब जय हिंद जय भारत हो गए। दुनिया मोबाइल लेके चल रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, बैंक ये वो फलाना ठिकाना सब गए खत्म। ओनली एग्रीकल्चर इज द सेक्टर हु से द पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया, इट्स अ गुड स्टेप अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मेरा बीजेपी से विचारधारा नहीं मिलता है, फिर भी इट्स अ वेरी गुड स्टेप, ठीक है ना। जरूरी है, लेकिन अब उसके लिमिटेशन भी है, उसके ऊपर भी बहस करेंगे, ठीक है, अभी बहस करेंगे। देखो अब क्या है, तो जब हम कुछ चीज़ों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेस फूड ग्रेन हो रहा है, तो क्यों ना हम इस एक्ट को अमेंडमेंट करें, क्यों हम होर्डिंग और क्या बोलते हैं बेसिकली ब्लैक मार्केटियर्स को जो है क्या करें, उनको बढ़ावा दें। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, द हिंदू में भी ये सारी बातें लिखी हैं, इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो ये ऑर्डिनेंस अप्रूव किया गया है ये रिमूव करेगा रिस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फार्मर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करेगा, ताकि वो अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने नोटिफाई एरिया से बाहर भी जाके क्या कर सकें, बेच सकें। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और जो है फार्मर को डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, और आत्मनिर्भर का ये प्लान है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और बाकी चीज़ें। तो दिस कंप्लीट थिंग इज कॉपीड एंड पेस्ट फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रोम में इटली में इसका हेडक्वार्टर है, वही इटली जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मरे किसमें, कोरोना वायरस में, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है इटली में, ठीक है ना। तो जहाँ से सोनिया गांधी हैं, ठीक है। तो हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके बताते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो देखो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है फार्मर्स के बीच में और प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, कि प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ये एक एग्रीमेंट डिसाइड होता है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है उसको ये बोला जाता है कि भाई प्री डिटरमाइंड प्राइस की अगर हमने 10 रुपये डिसाइड किया है कि अगले 5 महीने तक हम तुमसे खरीदेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा है, याद रखना, टेक्निकल वर्ड है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली यूज इन स्टॉक मार्केट टर्मोलॉजी, डेरिवेटिव्स में आता है ये।
उसके लिए अगर आपको जानना है तो फिर भैया पैसा दीजिए हमको 299 रुपये, 299 रुपये दीजिए, मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट इन स्टॉक मार्केट। तो वी विल डिस्कस देयर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग उसको बात करेंगे कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, साफ बात, क्योंकि भाई बिना पैसा काम नहीं कर सकते। देखो मोदी 20 लाख करोड़ रुपया दिए हैं, उसमें से 1 करोड़ हमको दे देते काम ही हो जाता मेरा, फिर भी कोई बात नहीं। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि अगर फार्मर और प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना, इस एग्रीमेंट में क्या प्री डिटरमाइंड प्राइस है और ये एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट है। इसमें आप डिसाइड है कि 4 महीने तक हम आपसे 10 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। मान लो कोई सरकमस्टेंसेस फार्मर की खराब हो गई तो जो प्रोसेसिंग यूनिट वाला है वो ये बात नहीं कहेगा ऐसा भैया कि अभी हम नहीं खरीद सकते, हम आपसे अगर खरीदना होगा तो हम आपको 5 ही रुपए देंगे। वो इसके ऐसा नहीं कर सकता। जो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 10 रुपए में देना है आपको, तो 10 ही रुपए में आपको उसको देना पड़ेगा, पहली बात है इसमें। और जो ये अरेंजमेंट होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जैसे कि यहाँ पे देखो क्लियर आपको मिलेगा कि फार्मर का काम क्या होगा कि जो फार्मर होगा आपका वो क्या करेगा, जो भी स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए वो एग्रीमेंट कर रहा है उसकी क्वांटिटी जितना उसने एग्रीमेंट में लिखा है कि हम 10 कुंटल देंगे तो 10 कुंटल देगा, और क्वालिटी जिस क्वालिटी में उसने बोला है उस क्वालिटी में वो दे देगा उसको, कि बोला एक क्वालिटी में हम 10 कुंटल गेहूं आपको देंगे, ठीक है, कमिटमेंट कर देगा। और कंपनी भी ये कमिटमेंट करेगी कि हम इतने ही रुपए में ही तुमसे खरीदेंगे, चाहे 2 महीने में खरीदे चाहे 4 महीने में खरीदे। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, साथ ही साथ वो है जो बायर है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो उसे खरीद रहा है, वो उसको प्रोडक्शन सपोर्ट भी देगा, सप्लाई ऑफ इनपुट एंड प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एडवाइस, कि उसको टेक्निकल एडवाइस देगा कि बेटा यही बो, इसमें अच्छा फायदा मिलेगा। समझ में है कि नहीं है? अभी इसके ऊपर आएंगे, जो ये स्लाइड है इसके ऊपर आएंगे, इसको बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला ना कि इस एक्ट के अमेंडमेंट से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग को प्रमोशन मिलेगा, दूसरे नंबर पे जो नोटिफाइड एरिया है उससे भी बाहर निकल के जो किसान है वो अपने चीज़ों को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो इट प्रमोट डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्ट मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी that rely on the individual distribution of sell pins to potential customer. Mail, email and texting are, जैसे मैं ही हूँ, मान लो ये, इसमें मिडिल मैन नहीं होगा, जैसे मेरे पास कोई मिडिल मैन नहीं है, हम आपसे डायरेक्ट आपसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हमने आपको टेक्स्ट कर दिया कि भैया मेरा ये बैच लॉन्च हो रहा है, आपने मुझे पैसा दे दिया, हमने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, आप अपना देखना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। जब कभी मिडिल मैन आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड नॉट डायरेक्ट मार्केटिंग। जब मिडिल मैन नहीं है किसी भी चीज में तो उसको डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रमोट करेगा, क्योंकि फार्मर इज अ फ्री, जहां मन करे वो वहां पर क्या करे, बेचे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, अब दूसरे नंबर पर ये भी है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने अपना रेगुलेट, क्योंकि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले समझो what do you mean by open economy and what do you mean by closed economy is very important lecture, ठीक है, ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा, समझ लो, है ना। बात होती है ना कि आप किसी चीज को समझाने का तरीका होता है, क्लास में आप गए नहीं, कभी किसी टीचर किसी लड़के को पढ़ाए नहीं, यूट्यूब पे चला प्रोफेसर बने हो, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। पहले क्लास में जाओ, 10 लोगों की साइकोलॉजी पढ़ो, अपने खुद पढ़ो, 5 घंटे में स्लाइड तैयार करो, अंडरलाइन करो एक एक वर्ड को, एंड देन एक्सप्लेन इट, तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन इकोनॉमी एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द क्लोज्ड इकोनॉमी, जब कभी भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बंद, ओपन का मतलब थोड़ा सा खुल गया, चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, खुल गया, ठीक है। क्लोज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने बहुत रूल रेगुलेशन बना रखा है कि किसी को भी अपने मार्केट में एंट्री नहीं करने दे रहा, और एंट्री करने दे रहा है तो इतना शर्त लगा दे रहा है कि पहले ही बाहर वाला घबरा के भाग जाए, ठीक है। लेकिन ओपन में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन हटा देती है, ताकि देखो हर एक आदमी चाहता है कि वो फ्री इन्वायरमेंट में काम करे। जैसे आप ही का एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने घर में बैठे हैं और आप अपने घर से बाहर निकल के कहीं दूसरी जगह रूम लेके, पीजी लेके क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि दुनिया भर का घर में खचर पचर हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, पापा गाली दे रहे हैं, मम्मी गाली दे रही हैं, समझ में आएगी ना, पढ़ता नहीं है, ये है वो है। अब आप वहां पे फ्री है, ठीक है ना। तो हर एक आदमी ना फ्री इन्वायरमेंट चाहता है। तो मान लो कि अगर हमारा कंट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे कंट्री में लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है, और अमेरिका में कैपिटल ज्यादा है और लेबर क्या है, कम है, ठीक है ना। तो
अब भाई बिना कैपिटल के प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है। ऐसा तो है नहीं कि फार्मर जाएगा और ऐसे हल चला देगा और खटाक से गेहूं उग जाएगा और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। उसको भी वही खाद है, सीड्स है, तमाम तरीके का टेक्निकल एडवाइस है, वो चाहिए, तो उसके लिए तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा ना। और वो आपके कंट्री में है नहीं, क्योंकि यू आर लेबर सरप्लस कंट्री, तो कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल है बाहर यूरोप में और क्या बोलते हैं अमेरिका में। तो अगर आप वहां से कैपिटल मंगाना चाहते हैं तो आपको ये रेगुलेशन हटाना पड़ेगा। आपको मार्केट के प्लेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगाना पड़ेगा। जब आप मार्केट के प्लेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके मार्केट में एंट्री करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो गवर्नमेंट ऐसा बिलीव कर रही है कि भाई इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो अच्छी होगी, वो थोड़ा मॉडर्नाइज होगी। तो जो ये वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज नहीं होगा एफसीआई के गोदाम में, ठीक है। क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इंडियंस तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस वो सब देखो। मैंने कहा ना कि देयर इज अ बुक एंड दैट बुक इज रिटन बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, इंडिया की तरफ से उन्हीं को नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद अभिजीत बनर्जी को मिला, बोथ आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जहाँ से दीदी है। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने लिखा कि वी इंडियंस लव टू स्पीक। हम भारतीय बस बोलना पसंद करते हैं और कुछ करना नहीं जानते, करेंगे नहीं, बोलना बोलेंगे जरूर। तो वी इंडियंस लव टू स्पीक, हमें बोलना बहुत अच्छा लगता है, समझ में है कि नहीं है। इसीलिए द लॉन्गेस्ट स्पीच इज डिलीवर बाय क्रिस मेनन, डिफेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिया चाइना वॉर, 9 आवर्स नॉन स्टॉप इन यूनाइटेड नेशन। वो आदमी 9 घंटे यूनाइटेड नेशन में बड़बड़ 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 बोलता रहा, समझ में है कि नहीं है। तो कृष्ण जी समय को रोक दिया, गीता का उपदेश दे रहे किसको, पार्थ तुमको द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा, पार्थ तुमको द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पार्थ ने जाके ठोक दिया किसको, द्रोणाचार्य को। तो हम बोलना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने जो ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का अमेंडमेंट किया है, इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर का मार्केट है वो भी ओपन होगा और पैसा भी आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेबर ही है केवल। तो हम उस पैसे से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे, वेस्टेज को रोकेंगे, समझ में आया कि नहीं, रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है। और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएंगे। बाकी ये पेरिसेबल कमोडिटीज क्या होती है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरे टॉपिक का। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, जैसा कि यहाँ पे मैं इसको पहले धीरे से पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। The key changes seeks to free agriculture market from the limitation imposed by permit and mandis that were originally designated for an area of scarcity। कि भाई हमने उस समय इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया जब हमारे पास स्कैरसिटी थी, जब हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि अब ये देखने वाली है कि इस अपॉर्चुनिटी का जो लिवरेज है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर भुनाएंगे, क्या हमारे पास जो है बाहर से पैसा आएगा कि हम फार्मर्स की आमदनी को दुगनी कर सके। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मोदी को पहले क्यों नहीं समझ में आया। जब इकोनॉमी की सिचुएशन सही थी तभी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड कर देना चाहिए। जब पीछे से कुछ पड़ने लगा तब अमेंड करने का क्या जरूरत था। अब आज हालत खराब है, अब तो हम बस एक्सपेक्टेशन पे बैठे हुए हैं कि बाहर वाला आएगा कोल्ड फैसिलिटी को। हम यही इस गवर्नमेंट के साथ दुविधा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, यू आर टॉकिंग अबाउट द आत्मनिर्भर भारत, एंड अगेन द थिंग इज दैट कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा। तो यही है कि दुविधा है ना। इसीलिए कहते हैं ना, मैच्योर पीपल डज नॉट फाइट ऑन डबल फ्रंट। जो मैच्योर आदमी होता है वो डबल फ्रंट पे नहीं लड़ता है। आत्मनिर्भर नहीं बोलना चाहिए था, फिर यही पे गुस्सा आ गया हमको। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा स्टेप है। अगर आएगा पैसा तो सही होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं सही होगा, ये भी बता दें, ठीक है ना। फिर पता चला कि और स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आएगा तो अच्छा होगा। इफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड मार्केट इंटर्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड, और तब थोड़ा अच्छा हो सकता है। पेरिसेबल कमोडिटीज, एनी कमोडिटी विच माइट गेट स्पॉइल्ड आफ्टर अ वीक ऑफ प्रॉपर हैंडलिंग एंड शिपिंग कंडीशन, ठीक है ना। मतलब अब जैसे मान लो कि तुम गोभी लेके आए तो 1 साल तो चलेगी नहीं ना, वो पेरिसेबल कमोडिटीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ये वीडियो देखो ध्यान से। अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विद अ ब्रीफ एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ विवेक गुरुजी। बाकी तो सब जय जय पढ़ा। एवरीवन बिकम प्रोफेसर ऑन यूट्यूब,
जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एंड देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सारा रेफरेंस लिखा हुआ है कि कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। इन्वेस्टोपीडिया, और ये तो मेरा यूट्यूब का है, एंड दिस इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो थैंक यू वॉचिंग मी, बाय।